तो चैप्टर 5 मतलब 5वां अध्याय और द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें आज का विषय वस्तु है गैसों का द्रवीकरण, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, द्रव अवस्था और द्रव के कुछ प्रमुख गुण हैं जिसमें वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव और शांतता। ठीक, तो इनको अपने इस विषय के अंतर्गत जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुरूप हम इसकी तैयारी करें कि एक्चुअल में गैसों का द्रवीकरण क्या होता है, गैसों को द्रवित कैसे किया जा सकता है, उस पर कुछ अवधारणाएं दी गई है। जो कि इसके पहले आप लोगों ने वास्तविक गैस और आदर्श गैस पढ़ा, उनमें अंतर पढ़ा है। आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है, वास्तविक गैस समीकरण, इट मीन्स वान डेर वाल गैस समीकरण पढ़ा है। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उन्हीं अवधारणाओं का कुछ उपयोग होगा और उन्हीं अवधारणाओं पर आधारित है जूल-थॉम्सन प्रभाव, और जूल-थॉम्सन प्रभाव से संबंधित है लिंडे विधि और प्रांडे विधि, जो कि गैसों को द्रवित करने की आवश्यक विधियों के अंतर्गत है। तो हम आपसे कह दें, बहुत स्पष्ट कहें कि किसी भी गैस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ताप का, फिर दाब का और फिर आयतन का, है ना। पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसके लिए 3 संवेदनशील चीजें हैं, ताप, दाब और आयतन। ठीक, और इनके बीच संबंधों को कई नियमों के रूप में पढ़ा आपने। बायल का नियम पढ़ा था आपने, चार्ल्स का नियम पढ़ा और एवोगेड्रो का नियम पढ़ा, और इन तीनों नियमों के आधार पर आदर्श गैस समीकरण PV = nRT इस समीकरण की स्थापना करी थी, व्युत्पत्ति करी थी। ये सब सारी चीजें हमें पता है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि गैसों का द्रवीकरण, जब किसी गैस को हमें द्रवित करना चाहते हैं, गैस को द्रवित कैसे करेंगे। तो ठीक है, यदि गैस को हम कंप्रेसित करते हैं, यदि उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर दाब आरोपित करते हैं, तो हम जानते हैं दाब आरोपित करने पर गैस के अणु कहाँ आएंगे, पास आएंगे। ठीक है, गैस के अणु पास आएंगे। चूंकि हमें ये जो अणुओं के बीच दूरी है, इसी आधार पर हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं को भली भांति जानते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें अणु बहुत ही चिपके हुए हो, पास में एकदम नियरेस्ट एक दूसरे से चिपके होते हैं, इस अवस्था को कहा जाता है ठोस अवस्था। जिनमें अणुओं के बीच कुछ दूरी होती है, आकर्षण क्षेत्र के बीच दूरी होती है, उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, तब उसे अवस्था को कहा जाता है द्रव अवस्था। और जहां आकर्षण या प्रतिकर्षण खत्म हो जाए अणुओं के बीच, वो अवस्था कहलाती है गैस। तो चूंकि हमें गैस को द्रवित करना है का मतलब ही गैस के अणुओं को कुछ पास लाना है, इतने पास लाना है कि उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगे। और यदि आकर्षण बल कार्य करने लगता है तो सिंपल है, आकर्षण के कारण अणु एक दूसरे के पास रहेंगे और अवस्था क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। तो द्रव गैसों के द्रवीकरण को समझाने के लिए सबसे पहले एंड्रूज ने एक संतापी वक्र का आलेख किया था, वक्र का जिक्र किया था। वो इस प्रकार का वक्र है, एंड्रूज का संतापी वक्र। सिंपल है, संतापी का मतलब है एक ही ताप पर खींचा गया वक्र, है ना। पूरा वक्र आलेखित करते तक टेम्परेचर कैसा है, एक निश्चित है, स्थायी ताप है। तो ये निश्चित ताप पर या एक स्थिर ताप पर खींचे गए वक्र है। और ये गैस कौन सी गैस लिया था इन्होंने, CO2 गैस के लिए उन्होंने क्या किया, CO2 गैस को एक सिलेंडर के अंदर लिया और इस टेम्परेचर पे रखा, और इस टेम्परेचर पर रखने के बाद ठीक उस पर दाब आरोपित किया, उसे कॉम्प्रेसित किया, मतलब ये कहलाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट, अर्थात संपीड़ितता, प्रेशर देना। तो 48.1 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस को सिलेंडर के अंदर रखकर पिस्टन के द्वारा उन्होंने जितना दाब लगाना था, सारा का सारा दाब अर्थात संपीड़ितता फैक्टर अप्लाई करके उसमें उसके आयतन में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया। तो इस प्रकार से देखा कि 48.1 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 गैस पर जब हम दाब आरोपित करते हैं, उसे संपीड़ित करते हैं, तो इस प्रकार से हमें एक वक्र प्राप्त होता है। और ये वक्र स्पष्ट दर्शा रहा है कि आयतन के साथ, संपीड़ितता गुणांक के साथ
आयतन में परिवर्तन हो रहा है, क्रमशः परिवर्तन हो रहा है, कहीं कोई अचानक कमी नहीं हो रही। जहां पर भी बेटा अचानक कमी होगी, सडन एकदम कमी हो जाएगी, आयतन सडन एकदम गिर जाए, तो ये मान के चलिए कि गैस द्रवित हो सकती है। तो 48 डिग्री सेल्सियस 48.1 डिग्री सेल्सियस पर तो ऐसा कहीं हुआ नहीं, लेकिन 31.1 डिग्री सेल्सियस पर जब उसी गैस को 31.1 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित किया गया, तब उसके आयतन में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यहाँ से रेगुलर आयतन डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमें शार्प पॉइंट मिल रहा है, एक ऐसा ये बिंदु मिल रहा है। ये दर्शा रहा है कि ताप मतलब दाब में वृद्धि के साथ साथ आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है एकदम सडन, एकदम आयतन कम हो रहा है। यहाँ दोनों के आयतन को देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ किसी भी आयतन को देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इट मीन्स संपीड़ित करते समय यहाँ पर आयतन में अचानक कमी हो जाती है। ये जो कमी है ये दर्शाती है कि इस बिंदु पर गैस क्या हो रही है, द्रवित हो रही है, ठीक। उसके बाद हम देखें कि 31.1 डिग्री सेल्सियस से कम कोई ताप ले ले, मान लो 21 डिग्री सेल्सियस ताप ले ले, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा रेंज मिल रहा है, ठीक। और टेम्परेचर 13.4 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रेंज मिल रहा है, अर्थात बहुत अधिक आयतन में वृद्धि हो रही है दाब बढ़ाने पर। यानी दाब आप देखा यहाँ पे, ये देख लीजिए इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे दाब, यानी एक ही दाब पर इतना सारा आयतन एकदम कम हो जाना, ये दर्शाता है कि इस ताप पर गैस द्रवित हो रहा है, इस ताप पर भी गैस द्रवित हो रहा है, इस ताप पर थोड़ी देर के लिए गैस द्रवित हुई, और इससे अधिक ताप पर गैस का द्रवण संभव नहीं है, ठीक। ये क्लियर हो गया कि किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए दाब की तुलना में ताप ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, दाब की तुलना में ताप ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हमने 31.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक अन्य तापों पर गैसों को कितना ही दाब लगा करके द्रवित करना चाहा, द्रवित नहीं हुई। यानी ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा स्पष्ट कर रही है कि ताप ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दाब की अपेक्षा। तब देखा गया कि 31.1 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने CO2 गैस को संपीड़ित किया, तो संपीड़ित करते ही हम देखते हैं कि यहाँ गैस का द्रवण शुरू हो गया, ठीक है। यानी सिंपल है, 31.1 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर CO2 को आप दाब के द्वारा द्रवित कर सकते हैं, लेकिन 31.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर कितना ही दाब लगाकर CO2 को द्रवित नहीं किया जा सकता। अतः CO2 गैस का जो क्रांतिक ताप होगा वो होगा 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रांतिक ताप को परिभाषित भी किया गया गैसों के द्रवीकरण अवधारणा के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि वह ताप जिससे अधिक ताप पर, या किसी गैस का वह ताप जिससे ऊपर किसी अन्य ताप पर गैसों को कितना ही दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप। यानी क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर आप दाब द्वारा दाब आरोपित करके गैसों को द्रवित कर सकते हैं, लेकिन इस ताप से थोड़ा भी अधिक टेम्परेचर लेंगे गैस का द्रवण संभव नहीं है। इसे भी नाम रखा है क्रांतिक। क्रांतिक का मतलब होता है क्रिटिकल, ये टेम्परेचर बड़ी मुश्किल से मिलता है हमको, ठीक है। इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे द्रवण संभव नहीं है, उससे कम ताप जरूरी है, और उससे कम ताप यदि हो जाएगा तो आप दाब के द्वारा किसी भी मेथड से आप दाब को अप्लाई कीजिए, संपीड़ित कीजिए गैस को, गैस का द्रवण संभव होता है। चूंकि इसकी जरूरत है हमें, हम जानते हैं कि हमारे घरों में LPG सिलेंडर आते हैं, सिंपल है, वहाँ गैसों का द्रवण करके ही द्रवित गैस को उसमें भेजा जाता है। 14.2 kg यदि गैस उसके अंदर है तो द्रवित अवस्था में ही हो सकती है, अदरवाइज उसका वॉल्यूम इतना अधिक होगा कि हमें सिलेंडर का साइज बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं इन्हीं तापों के आधार पर संभव हो सकी है। तो ये था एंड्रयूज का समतापी वक्र, जो CO2 गैस के द्रवण ताप अर्थात 31.1 डिग्री सेल्सियस जिसे क्रांतिक ताप कहा जाता है उसको परिभाषित करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए जो आवश्यक दाब है उसे कहा जाता है क्रांतिक दाब।
ठीक, क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक ताप को कहा जाता है आवश्यक दाब को कहा जाता है क्रांतिक दाब, और इसका मान लगभग 72.9 atm के आसपास होता है, 72.4 atm। ठीक, ये दाब है, चूंकि एटीएम मतलब वायुमंडलीय, तो इतना दाब लगाएंगे आप 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, तो CO2 गैस कैसी होगी, द्रवित हो जाएगी। ठीक, और जब द्रवित होगी अब उसका जो भी आयतन होगा, जितना भी आयतन होगा, लगभग 94 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये जो वॉल्यूम होता है घन सेंटीमीटर, 94 घन सेंटीमीटर पर मोल, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, क्रांतिक आयतन है। तो क्रांतिक ताप एवं क्रांतिक दाब पर गैस के आयतन को क्रांतिक आयतन कहा जाता है। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं, और एक ऐसा ताप जिससे ऊपर किसी अन्य ताप पर गैस को कितने ही दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, उस ताप को कहा जाता है क्रांतिक ताप। तो इस प्रकार से क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन, इन तीनों का ज्ञान बहुत जरूरी था। और CO2 गैस का क्रांतिक ताप हो गया 31.1 डिग्री सेल्सियस, दाब हो गया 72.4 atm, और आयतन हो गया 94 घन सेंटीमीटर पर मोल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गैसों को द्रवित करने के लिए क्रांतिक ताप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ दाब भी जरूरी है। तब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक सिद्धांत आया, एक प्रभाव आया, जूल थॉमसन प्रभाव। बेटा, आप लोगों ने साइकिल के ट्यूब में हवा भरा होगा, यदि आपने साइकिल के ट्यूब में हवा भरा होगा पंप से, ठीक है, तो देखा होगा कि जब हम हवा भरते हैं ट्यूब के अंदर, और हवा भरने के बाद जब हम पंप को अलग करते हैं, कभी उस नलकी को छू के देखना कैसी लगती है, कैसी लगती है, बता सकते हो आप कैसी लगती है, बता सकते हो जी सर, बता सकते हैं, तो क्या कैसे लगती है, वो लगती है गर्म। ठीक है, सिंपल है, आप ट्यूब के अंदर हवा भर रहे हैं पंप के द्वारा, उस समय वो जो नलकी होती है गर्म हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा गर्मी में हमें थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है ताकि हवा आसानी से चले जाए और नलकी ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगी तो हो सकता है वो ट्यूब को छोड़ दे या अंदर का जो वाल्व होता है वो खराब हो जाए। तो ये बात हम हमारे दैनिक जीवन में या हमारे दैनिक आचरण में शामिल है, वो एक्चुअल में जूल थॉमसन प्रभाव को का ही एक प्रकार है। अब हम क्या करें, वो जो हवा भरी थी, अब जस्ट इसका उल्टा देखिए, यदि हवा भरी हो और नलकी को थोड़ा सा ढीले कर दिया और तेजी से हवा जब बाहर निकलेगी ट्यूब के बाहर, तो आप देखेंगे छू के वो नलकी ठंडी हो जाती है। कहने का मतलब है कि ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो उच्च दाब पर थी, बाहर कैसा है, निम्न दाब है। तो जब गैस उच्च दाब से बाहर निम्न दाब क्षेत्र में आती है तो गैस में क्या होता है, प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, और उस प्रसार में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा उस प्रसार में क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो कहने का मतलब गैसों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा परम ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है, इसलिए ताप कम होगा। ठीक है, इसी घटना को कहा जाता है जूल थॉमसन प्रभाव, कि जब हम उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गैस का प्रसारण करते हैं, गैस को भेजते हैं, तो जैसे ही निम्न दाब क्षेत्र में जाएगी गैस में प्रसार होगा। उच्च दाब क्षेत्र में गैस के अणु कैसे थे, पास पास थे, बहुत पास पास थे, क्योंकि दाब अधिक था, अणुओं के बीच की दूरी कम थी। जैसे ही निम्न दाब क्षेत्र में जाएंगी तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, और सीधी सी बात है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी का मतलब ही है कि अणुओं को अपने ही आकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य के लिए उन अणुओं की गतिज ऊर्जा खर्च होती है, और गतिज ऊर्जा यदि खर्च होती है, गतिज ऊर्जा में यदि कमी होती है तो ताप क्या होता है, कम होता है। इस घटना को कहते हैं जूल थॉमसन प्रभाव, और इसी पर आधारित है लिंडे और क्लाडे की विधि। लिंडे की विधि का देखिए एक नामांकित चित्र बना हुआ है, इसमें जब भी किसी वायु को या गैस को द्रवित करना हो तो ये कहलाता है संपीड़न पंप, अर्थात कॉम्प्रेशन लगा हुआ है, कॉम्प्रेशर के थ्रू इस वायु को इधर से भेजा जाता है, ये ठीक, इधर की वायु जो यहाँ से आएगी वो ऐसे चली जाएगी। तो वायु को इस कॉम्प्रेशर पंप की सहायता से इस नली से ऐसे भेजा जाएगा। यहाँ पर एक संघनित्र लगा हुआ है, संघनित्र का मतलब है ठंडा जल, शीतल जल को यहाँ से भेजेंगे और ये इधर से होकर निकल जाएगा। सीधी सी बात है, जितना भाग इस जल के संपर्क में उतना भाग बहुत ठंडा हो जाएगा, मतलब यहाँ से गुजरने वाली गैस भी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होकर
इस प्रकार यहाँ से लौट आएगी, क्योंकि हमें पहले टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ताप को कम न कर दें तब तक हम गैस पर कितना ही दाब लगाएं गैस द्रवित नहीं हो सकती। इसे पढ़ चुके हम एंड्रूज का समतापी समीकरण या वक्र के आधार पर इस कॉन्सेप्ट को। ये गैस यहाँ से चली, इस प्रकार से चली, एक प्रकार से कुंडली बनी हुई है और कुंडली बनाकर एक फाइन बिल्कुल छोटा सा छिद्र है जिसको जेल कहा जाता है, इस छिद्र से गैस तेजी से बाहर निकलेगी। ठीक, ऑलरेडी यहाँ ठंडा कर चुके हैं और यहाँ से जब तेजी से बाहर निकलेगी, सिंपल है, यहाँ अंदर उच्च दाब क्षेत्र है और यहाँ बाहर कैसा निम्न दाब क्षेत्र है। यहाँ अणुओं के बीच दूरी कैसी है, बिल्कुल पास पास है। यहाँ अणुओं के बीच दूरी कैसी है, दूर दूर है। ठीक है, अणुओं के बीच दूरी कम है तो आकर्षण ज्यादा है, यहाँ पर दूरी ज्यादा होने के कारण आकर्षण खत्म हो गया। तो इस आकर्षण को खत्म करने में इन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हुई है, खर्च हुई है। और गतिज ऊर्जा हाफ mv² इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि ये खर्च होगी तो ताप क्या होगा, कम होगा, और ताप कम होगा तो गैस क्या होगी, द्रवित हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ मात्रा में गैस यहाँ द्रवित हुई, फिर से ये गैस यहाँ से जाएगी, ठंडी तो ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ से भेजा, ये कंप्रेसर के थ्रू बैक हो जाएगी। ऐसा यदि बार बार रोटेशन हो, बार बार इसको इस साइक्लिक प्रोसेस से चलाते जाए, हम देखते हैं कि मैक्सिमम गैस क्या होता है, यहाँ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसे कहा जाता है लेंडे विधि। इसी प्रकार से क्लाडे विधि, क्लाडे विधि में थोड़ा सा डायग्राम अलग है। उसमें एक आप देखेंगे, उसमें बुक में बना हुआ अपने पास में, उसमें पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, कंप्रेसर पंप की सहायता से हम गैस को अंदर भेजते हैं और ये गैस फिर पिस्टन पर कार्य करती है। तो पिस्टन पर कार्य करने के लिए सिंपल है, गैस की कुछ न कुछ ऊर्जा वहाँ खर्च होगी और गैस की यदि गतिज ऊर्जा खर्च होती है कार्य में तो फिर उसका ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो कहलाती है क्लाडे विधि। ठीक है, तो ये दोनों मेथड में इस बात को पहले ध्यान रखा गया है कि द्रवित करने के लिए कि सबसे पहले गैस के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, उस टेम्परेचर पे लाया जाए जिस टेम्परेचर पे गैस द्रवित हो सकती है, मतलब क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप पहले बना दिया जाए गैस का, उसके बाद दाब लगाइए, गैस द्रवित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जूल-थॉम्पसन प्रभाव, लिंडे और क्लाडे मेथड हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं पदार्थ की एक अवस्था है जिसको कहते हैं द्रव अवस्था। अभी मैंने चर्चा कहा था कि जब अणु एक दूसरे से चिपके हो, बहुत ही एकदम सघन रूप से चिपके हो, तो होती है ठोस अवस्था, जिसमें अणुओं की गतिशीलता शून्य होती है। ठीक है, अणुओं के बीच कुछ दूरी हो अर्थात गतिशीलता है लेकिन आकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत है, तो उसे कहा जाता है द्रव। और जिसमें गतिशीलता अधिकतम, अनियमितता अधिकतम हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण ना हो, उसे कहा जाता है गैस अवस्था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, द्रव अवस्था की। और द्रव में आप सब लोग जल जानते हैं, जल का उपयोग करते हैं, है ना, कपड़े धोने से लेके सॉल्यूशन बनाने, घोल बनाने से लेकर, है ना, अन्यत्र सारे काम, मेरे ख्याल से हमारे ब्रह्मांड में सारे जो काम होते हैं उसमें मैक्सिमम जो सॉल्वेंट या विलायक होता है वो होता है जल, इसलिए उसे कहा जाता है द्रव या सार्वत्रिक विलायक या बेस्ट सॉल्वेंट। तो जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था के कुछ गुण हैं, कुछ गुण कि भाई अवस्था द्रव है, अणुओं में गतिशीलता, अणुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, उसके अलावा उनमें विचलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उनके कुछ अणुसंख्यक गुण होते हैं, द्रवों के गुण हैं। उसी में एक आता है वाष्प दाब। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, वाष्प दाब की, वेपर प्रेशर। जी, ये जितना उपयोगी अभी हमारी क्लास में ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा उपयोगी होता है कक्षा 12वीं में। 12वीं में हम वाष्प दाब और वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम और स्थिरक्वाथी मिश्रण वगैरह वगैरह पढ़ते हैं। तो ये वाष्प दाब हमारे 12वीं में ज़्यादा काम आएगा। फिर भी हमें यदि प्रश्न पूछा जाता है कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो, वाष्प दाब किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखो, ऐसे प्रश्न बनते हैं। वाष्प दाब किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रस्तनाव क्या होता है, प्रस्तनाव का मात्रक क्या होता है, ऐसा प्रश्न आता है। इसी प्रकार श्यानता किसे कहते हैं, श्यानता का मात्रक क्या होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्वथनांक है, गलनांक है, तो खैर द्रव है तो द्रव के साथ जुड़ा होगा क्वथनांक। एक क्वथनांक जोड़ देते हैं हम,
और द्रव है तो उसके साथ और एक पॉइंट जोड़ सकते हैं हिमांक। ये सब गुण है इसके द्रव अवस्था के। ठीक है, तो हमने कहा पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं में गतिशीलता, अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जिसका आकार बर्तन के आकार पर निर्भर करता है, जिसका आकार बर्तन के आकार पर निर्भर करता है, उसे कहा जाता है द्रव अवस्था। ठीक है, भाई सिंपल है। द्रव को जब आपने रखा है पात्र में, तो मैं कहा कि इस द्रव का आकार कैसा होगा, उस पात्र के आकार के अनुरूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार द्रव अवस्था के पहले गुण को हम परिभाषित करने जा रहे हैं, किसको, वाष्प दाब को। तो वाष्प दाब को परिभाषित करते समय हम एक चित्र बनाते हैं इस प्रकार से। वाष्प दाब हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव सभी तापों पर वाष्प में परिवर्तित होता है। लगभग सभी द्रव जो होते हैं वाष्पशील होते हैं, अर्थात सामान्य कम अधिक ताप पर ये वाष्प में परिवर्तित होते हैं। कुछ द्रव ज्यादा वाष्प में परिवर्तित होते हैं, कुछ द्रव कम, कुछ द्रव बहुत कम, लेकिन सबकी वाष्प बनती है, ये बात आप देखेंगे। यदि ये पानी है, इस पानी की जगह यदि आप पेट्रोल को रख दें तो क्या होगा, चलो इतना पेट्रोल यहाँ रखा हुआ है, 2 घंटे बाद क्या होगा, आप देखेंगे पेट्रोल क्या हुआ बेटा, कि पेट्रोल वाष्प में परिवर्तित हो गया, इसके कण वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक है, उड़ गई, वाष्प कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया। तो ऐसे द्रव को क्या कहते हैं, उच्च वाष्पशील। ऐसे द्रव को कहा जाता है अधिक वाष्पशील द्रव। ऐसा ही वाष्पशील द्रव जल भी है ना। यदि हम जल को ऐसा खुला रखते हैं, हम देखते हैं कि 2-4-5 दिन में ये ऐसा इतना हो जाता है ना। इसका मतलब ये कि द्रव सामान्य ताप पर, चाहे वो सुबह के 5 बजे हो, 3 बजे हो, 2 बजे हो, दिन हो, दोपहर हो, ये वाष्प में परिवर्तित होगा। ठीक, अब देखिए वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, ये वाष्प बन रही है, ये वाष्प बन रही है। अब इस बर्तन को हम ढाल दें, ऐसा ढाल के रख दें। क्या कर दिया, इस बर्तन को ढाल दिया इस प्रकार से, ये ढाल। तो जैसे हमने बर्तन को ढाका है ना, सिंपल। ये वाष्प बाहर जा रही है क्या, नहीं जा रही। ये वाष्प कहाँ जमा हो जाएगी, यहाँ जमा हो जाएगी, यहाँ जमा हो जाएगी। हम अपने घरों में जो पानी रखते हैं टंकियों में, स्टील की टंकियों में विशेष तौर से, तो आप देखिएगा किसी भी समय पर स्टील की टंकी का ढक्कन खोल के देखेंगे, ढक्कन के भीतरी भाग में जल की छोटी छोटी बूंदें जमी रहती है, जबकि टंकी में पानी आधे से नीचे रखा है और यहाँ जल की बूंदें। इसका मतलब ये एग्जाम्पल इस बात को दर्शाता है कि जल सामान्य ताप पर वाष्प में परिवर्तित हुआ। चूंकि ये पात्र ढका हुआ है, वाष्प बाहर नहीं जा पाई, ये वाष्प यहाँ संघनित हो जाती है, संघनित होकर द्रव में, जल में परिवर्तित हो जाती है, और हो सकता है कि ये बड़ी बूंद बन के यहाँ टपक जाए। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि सामान्य परिस्थितियों में ये 2 प्रोसेस हो रही है। एक प्रोसेस वाष्पन और दूसरा प्रोसेस हो रहा है संघनन। ये क्या कहलाता है, संघनन। ठीक, तो सामान्य ताप दाब पर ये जल है, जल का वाष्पन भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है। तो हम कहें कि किसी बंद पात्र में रखा जल में इस प्रकार की साम्यावस्था स्थापित होगी, जिसको वाष्प और संघनन इसको कहते हैं। वाष्पन मतलब वाष्प और संघनन मतलब द्रव, ये साम्य स्थापित होता है। ठीक, बंद पात्र में रखे द्रव के साथ ये साम्य स्थापित होगा, उसका वाष्पन होगा तो वाष्प बनेगी, और वाष्पन का संघनन होगा तो द्रव बनेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि बंद पात्र में कैसा साम्य स्थापित हो गया, द्रव वाष्प साम्य स्थापित हो गया। इस साम्यावस्था पर ये जो द्रव, ये वाष्प के जो कण है, वाष्प के जो अणु है, ये अणु इस सतह पर ऊपरी सतह पर जो दाब आरोपित करते हैं, उस दाब को कहा जाता है बेटा वाष्प दाब। ठीक है, क्या बोला मैंने, बंद पात्र में रखे द्रव में द्रव वाष्प साम्यावस्था स्थापित होती है। ऐसी साम्यावस्था पर वाष्प के कणों द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक, वाष्प दाब किसे कहते हैं,
बंद पात्र में रखे द्रव में द्रव वाष्प साम्य स्थापित होता है। इस साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की ऊपरी सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, इसका और दूसरा उदाहरण यदि आपको समझना है तो आपने देखा होगा, सर्कस देखा होगा, या फिर हमारे सामान्यतः गणेश उत्सव नवरात्रा में देखा होगा, मोहल्ले मोहल्ले में कहीं कहीं पर भी एक ऐसा जाली लगा होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उसमें कहा जाता है कि भैया इसमें उछलते रहो, है ना। तो ऐसा देखा होगा, एक ऐसा सर्कल बना होता है, उसमें एक नेट लगा देते हैं और उसमें बच्चों को डाल दिए, वो कूदते रहता है। तो सिंपल है, आप भी उसकी जगह यदि होते, उछलते होते तो क्या होता। इस प्रकार से एक नेट है, जाली लगी हुई है, इस प्रकार जाली लगी है, ये पैक है ना, क्लैंप करी हुई है। अब इस पे खड़े होकर जब आप उछलते हैं तो जाली किधर जाती है, नीचे जाती है नीचे जाती है, बिल्कुल जाती है। आप जितने फोर्स से ऊपर जाना चाहेगा जाली उतना ही नीचे जाती है। ठीक यही कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पर भी हो रहा है। जब द्रव का ये कण सतह छोड़कर वाष्प में परिवर्तित होता होगा, अर्थात ऊपर जा रहा होगा, तो सिंपल है ये कण यहाँ से जाते समय क्या डालता है, नीचे एक प्रेशर डालता है। द्रव का ये अणु जैसे ऊपर जाएगा ठीक वैसे ही ऊपर जाते समय एक दाब आरोपित, एक बल आरोपित करता है सतह पर। यदि ऐसा यह कार्य या इस प्रकार का प्रक्रम सारे अणु करते हो तो सिंपल सी बात है कि ये सतह इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से सतह छोड़कर ऊपर जाने वाला अणु सतह पर जो दाब आरोपित करता है उस दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। ठीक, यानी दूसरी परिभाषा ये है कि जब द्रव की सतह से द्रव का कण वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठते समय जो दाब आरोपित करता है सतह पर, उस दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। ठीक, तो इस प्रकार से द्रव के वाष्प दाब को हम परिभाषित कर सकते हैं। दाब है, दाब की इकाई क्या होगी, एटीएम, वायुमंडलीय होगी, वायुमंडल दाब जिसको कहा जाता है। mmHg भी लिख सकते हो आप, मैनोमीटर, मरकरी, और क्या हो सकती है, पास्कल हो सकती है, तो टॉर हो सकती है, बार हो सकती है। हालांकि द्रव का वाष्प दाब है तो हम टॉर में यूज करते हैं, पास्कल में यूज करते हैं, या फिर एटीएम में यूज करते हैं। ठीक, ये उसके मात्रक हो गए। अब रहा सवाल, किसी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, कारक क्या हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये द्रव की सतह है, इस द्रव की सतह पर सारे अणु कैसे हैं, वाष्पशील, वाष्प में परिवर्तित होने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखें कि ये इसकी वाष्प कब बनेगी, कम जब अशुद्धियों की उपस्थिति हो। यदि इस द्रव में हम ऐसी अशुद्धियां मिला दें जो अवाष्पशील, मतलब जिनके अणु कभी वाष्प में परिवर्तित होना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने पानी लिया, इसमें नमक दिया, क्या बोल दिया, नमक। मुझे पता है या आपको पता है कि नमक कैसा है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। नमक को खुला रखिए ना, कई सालों तक पड़ा रह जाएगा। ठीक, डाबर गोली को रखो तो उड़ जाती है, नमक नहीं उड़ता का मतलब ये कैसा है, अवाष्पशील है। तो जब आपने नमक को इसमें घोल लिया, घोलने के बाद यहाँ ये जो सतह है, सतह को थोड़ा सा चख के देखो कैसा लगता है, नमकीन लगता है। इसका मतलब है कि नमक के कण, नमक के अणु भी सतह पर स्थित है। इसके पहले जब अकेला जल था तो पूरी सतह पर जल के ही अणु थे, पूरी सतह पर सारे अणु किसके थे, जल के थे। लेकिन अब जब नमक का घोल बना लिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला के घोल बनाया, तो हम देखेंगे कि सतह पर नमक के अणु भी स्थित हैं। ऐसी दशा में जल पर, यानी सतह पर जो वाष्प में परिवर्तित होने वाले जल के अणुओं की संख्या यदि कम हो गई तो सीधी सी बात है, यदि अणुओं की संख्या कम होगी सतह पर जल के अणुओं की संख्या, तो वही अणु जो वाष्प में परिवर्तित होते हैं उनकी संख्या यदि कम होगी तो वाष्प क्या होगी, कम बनेगी, और वाष्प यदि कम बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अवाष्पशील पदार्थों की उपस्थिति किसी भी द्रव के वाष्प दाब को क्या करती है, कम करती है। दूसरा, ताप का प्रभाव सिंपल है, ताप बढ़ने पर वाष्प दाब क्या होगा, ताप बढ़ाओगे, अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी, सतह छोड़ के जाने वाले अणुओं की संख्या में इजाफा होगा, अणुओं की संख्या में यदि वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है, वाष्प ज्यादा बना, वाष्प दाब ज्यादा होगा।
तो इस प्रकार से ताप वाष्प दाब को बढ़ाता है, अशुद्धियां वाष्प दाब को कम करती है। ये मुख्यतः है। ठीक है, इसके अलावा द्रव की प्रकृति, तीसरा है द्रव की प्रकृति। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का संबंध है द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण। ठीक है, अभी इसके पहले हमने देखा था यहाँ पानी लिया, ऐसा ही एक पात्र ले लेते हैं, यहाँ पे हम पेट्रोल ले लेते हैं। आप देख रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखते रहिए। आप देखेंगे पेट्रोल कम होता हुआ आपको दिखाई देगा, जल कम होता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप देख सकते हैं, थिनर देखा होगा, नेल पॉलिश रिमूवर है ना, उसको भी देखिए आप, तो वो भी वाष्पशील है। क्यों? क्योंकि उसके अणु सामान्य ताप पर ऊष्मा अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित होते हैं, है ना। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? पेट्रोल लिया। ठीक है, तो पेट्रोल वाष्पशील है, द्रव जल कम वाष्पशील है, उनका अपना नेचर है। पेट्रोल के अणुओं के मध्य लगने वाला जो ससंजक बल है वो कमजोर है, जल के अणुओं के मध्य लगने वाला जो ससंजक बल है ये कैसा है? मजबूत है। ठीक है, तो जिस द्रव में अणुओं के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? प्रबल होगी, तो सिंपल है वो कम वाष्पशील होगा। और जिन द्रव में अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण कमजोर है, तो सिंपल है वो कैसा होगा? कैसा होगा? कम वाष्पशील होगा। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम किस पर? पृष्ठ तनाव पर, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? पृष्ठ तनाव तो आप सब लोगों ने देखा है, जब सुबह सुबह हम मॉर्निंग में बाहर निकलते हैं, पौधों या घास की पे छोटी छोटी ओस की बूंदें दिखाई देती है जो गोलाकार होती है ना। बारिश में भी आपने देखा होगा, पौधों की पत्तियों पे जो पानी रखा होता है ना, वो गोलाकार आकृति का होता है। इसी प्रकार से कपड़े की धुलाई में साबुन का जो झाग होता है उसकी बबल्स होते हैं, गोल बने होते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे हम बबल्स बनाते हैं, लिक्विड बबल है ना, तो वो भी कैसे होते हैं? स्फेरिकल, लिक्विड से गोलाकार होते हैं। तो इस प्रकार ये एक्चुअली एक घटना है। यदि आपने चाय लिया, इसमें बिस्किट इस प्रकार से थोड़ा सा बिस्किट हमने टच किया चाय से, आप देखते हो कि बिस्किट इतना गीला हो जाता है, यहाँ तक गीला हो गया है ना। तो ये जो गुण है ये सब ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये उसका कारण है पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव तो होता क्या? पृष्ठ तनाव, शबनम नाम सुना होगा, शबनम, ये एक्चुअल ना ओस की बूंद कहलाता है, ओस की बूंद, ओस की बूंद है ना। इसका आकार भी कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो द्रव की बूंदों का आकार गोलाकार होना, ठीक, या झिल्ली का तना हुआ दिखाई देना, द्रव की जो झिल्ली होती है वो तनी हुई दिखाई देती है। ये जो गुण होता है इसको कहा जाता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है पृष्ठ तनाव? कि प्रत्येक द्रव अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को, अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को अपनी सतह पर कम से कम करने का प्रयास करता है, यानी अपनी सतह को कम से कम करने का प्रयास करता है, श्रिंक करता है। इसी गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, जिसके कारण यानी पृष्ठ पर एक तनाव उत्पन्न होता है, सतह पर एक टेंशन रहता है, इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे चित्र के द्वारा हम दर्शाते हैं। जैसे सामान्यतः जब हम ब्यूरेज में, पिपेट में या छोटी कैपलरी में जल को लेते हैं, जल को छोटी कैपलरी में लीजिए, जल को, तो आप देखेंगे इस प्रकार की सतह दिखाई देगी। विशेष तौर से आपको देखने मिलेगा ब्यूरेट में, है ना, या पिपेट से जब सॉल्यूशन सेट करते हैं हम प्रैक्टिकल के दौरान, तो एक्चुअल में ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये जो जैसा सरफेस का तनाव हुआ दिख रहा है, ये पृष्ठ तनाव बूंद कहलाता है। ठीक है, तो द्रव का के बूंद का गोलाकार होना, झिल्ली का तनाव हुआ होना, या किसी कैपलरी में इस प्रकार से द्रव की सतह का अर्धचंद्राकार दिखाई देना, ये गुण द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है। इसी गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, यानी सिंपल है कि द्रव
अपनी सतह को श्रिंक करता है, अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करने का प्रयास करता है। इस गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक, इसे यदि हम स्टैंडर्ड रूप से डिफाइन करें लाप्लास कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मान लीजिए द्रव की मुक्त सतह है, ये द्रव की मुक्त सतह है, इस प्रकार से मुक्त सतह ले लिया, द्रव की मुक्त सतह, द्रव की मुक्त सतह। ये सोचिए कि कहीं किसी पात्र में, ऐसे थाली में, पात्र में, कटोरे में पानी रखा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, इकाई लंबाई की कल्पित रेखा मान लेते हैं। इकाई लंबाई की कल्पित रेखा, एक रेखा है इकाई लंबाई की कल्पित रेखा, और इस रेखा के लंबवत इस प्रकार से, ये लंबवत एक बल कार्य करता है। ठीक, ये लंबवत एक बल कार्य करता है। ये बल क्या करता है, इस सतह को, इस पृष्ठ को कम से कम करने का, अगर खींच रहा है, श्रिंक कर रहा है, इस बल को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, है ना। इकाई द्रव की मुक्त सतह पर इकाई लंबाई की कल्पित रेखा के लंबवत कार्य करने वाला बल जो द्रव की सतह को कम करने का प्रयास करता है, इस बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्लियर है। फिर कहा मैंने, द्रव की मुक्त सतह पर इकाई लंबाई की कल्पित रेखा के लंबवत कार्य करने वाला बल जो सतह को श्रिंक कर रहा है, सतह को छोटा कर रहा है, सतह को संकुचित कर रहा है, उस बल को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसे जनरली गामा से प्रदर्शित करते हैं, इसका नोटेशन है गामा, इससे प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक होता है डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ये सीजीएस सिस्टम में, और एमकेएस सिस्टम में हो जाता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर जी। तो इस प्रकार से पृष्ठ तनाव हमें परीक्षा में आएगा कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक लिखिए, तब हम लिखेंगे कि द्रव की बूंद का गोलाकार होना, द्रव की फिल्म का तना हुआ दिखाई देना, या फिर किसी कैपिलरी में, किसी छोटी कांच की नलिका में द्रव रखने पर उसका जो तल है अर्धचंद्राकार दिखाई देना, इत्यादि गुण पृष्ठ तनाव कहलाते हैं, पृष्ठ तनाव कहलाते हैं। अर्थात द्रव में सारे जो सतह रहती है वो, या उसका जो क्षेत्रफल रहता है वो कम से कम करना चाहता है अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को। कौन, द्रव। इस गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब क्यों कम करना चाहता है उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस प्रकार से एक पात्र है, इसमें ये ऊपरी सतह पर कुछ अणु है, अंदर अणु है, ये जो जितने भी डेल्स लगाए मान लीजिए जल के अणु है। सिंपल है, इन अणुओं के मध्य क्या है, आकर्षण। ये अणु, ये अणु, ये आकर्षित कर रहे हैं, ये इसको आकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। देख रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ये उसको, वो इसको आकर्षित कर रहे हैं। सिंपल है। ये अणु कहाँ रहेगा, अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से, पांचों तरफ से, आठों तरफ से, या सारे चारों तरफ जो अणु है वो उसको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। सिंपल है, तुम यहाँ खड़े हो जाए, यदि चार लोग आपको बराबर बल से चारों दिशाओं में खींचे, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर, एक ने इधर, एक ने इधर, आप कहाँ जाएंगे बेटा, बल यदि बराबर है तो कहाँ जाएंगे, आप अपनी जगह रहेंगे। सीधी सी बात। ठीक वैसा ही होता है कि द्रव के मध्य में जो अणु स्थित है ना, उसको चारों तरफ स्थित अणु अपनी अपनी तरफ खींच रहे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो अणु सतह पर है, इसको देखो, इस अणु को तो अंदर वाला ये अणु खींच रहा है ना, ऊपर तो कोई खींचने वाला अणु नहीं है। तो सिंपल है, ये अणु कहाँ जाना चाहेगा, अंदर जाना चाहेगा। 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 सीधी सी बात है, जब ये अणु अंदर ही जाना चाहेंगे तो सतह कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक, इस गुण को कहा जाता है पृष्ठ तनाव, जिसका मात्रक है डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसका मान, पृष्ठ तनाव का मान निर्भर करता है ताप पर, अशुद्धियों पर, द्रव की प्रकृति पर। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, जैसे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक थे, वैसी पृष्ठ तनाव का ताप, अशुद्धि और द्रव की प्रकृति।
इसमें ताप का प्रभाव महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताप बढ़ने पर प्रस्थ तनाव क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ने पर प्रस्थ तनाव घटता है। यही कारण है कि गर्म भोजन जो है हमें, गर्म खाना जो है हमें स्वादिष्ट लगता है, स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म अवस्था में प्रस्थ तनाव कम होगा, उसका प्रसार ज्यादा होगा, जीभ के ज्यादा से ज्यादा भाग में जल्दी फैलेगा और हमें उसका स्वाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही खाना यदि ठंडा होता है तो उसका स्वाद हमें कम मिलता है। उसका कारण यही बेटा प्रस्थ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। अब आते हैं हम किस पे? श्यानता पे। तो श्यानता हमने देखा बहना द्रवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। बहना है ना, फ्लो, बहना द्रवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। कुछ द्रव तेज बहते हैं, कुछ द्रव धीमे बहते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम? श्यानता को पढ़ रहे हैं। श्यानता, ठीक, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, श्यानता, है ना। श्यानता क्या होता है? तो बहना, ये बहना, फ्लो। तो कुछ द्रव तेजी से बहते हैं, कुछ द्रव कम बहते हैं, कम तेजी से बहते हैं। यानी सीधी सी बात है, कुछ द्रव पतले होते हैं, कुछ द्रव गाढ़े होते हैं। तो एक्चुअल में श्यानता का संबंध गाढ़ापन से। हमने कहा जो कम वेग से बह रहा हो द्रव तो वो कहलाएगा गाढ़ा द्रव, जो ज्यादा वेग से बह रहा हो तो कहलाएगा पतला द्रव, है। तो मान लीजिए एक ये नाली हो गई, ये नाली है, इस नाली से आप देखेंगे जल बह रहा है, जल इधर जा रहा है, ऐसा बह रहा हो तो कभी प्रयोग करके देखना। साफ सुथरी नाली है, साफ सुथरा पानी इससे बह रहा है। कभी यहाँ देखना तुम एक पत्थर, छोटा सा पत्थर, इस प्रकार से पत्थर के टुकड़े को गिराओगे, आप देखोगे टुकड़ा यहाँ टकराते से यहाँ जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, ठीक है। ये पत्थर का टुकड़ा ऊपरी सतह के साथ ज्यादा दूर गया, फिर कम दूर, फिर कम दूर और यहाँ नीचे जाने के बाद बैठ गया। यानी सीधी सी बात है कि ये जो परत है द्रव की, इसका वेग कैसा है? शून्य है। इसके ऊपर परत का वेग कैसा है? थोड़ा ज्यादा है, ऐसे। और सबसे जो ऊपरी परत है इसका वेग क्या है? सबसे ज्यादा है। तो निचली परत अपने से ऊपरी परत को के वेग को कम करती है। कहने का मतलब द्रव की परतों के मध्य एक स्पर्श रेखी घर्षण बल कार्य करता है। ये घर्षण बल उस परत के वेग का आपेक्षिक विरोध करता है। उसी घर्षण बल को कहा जाता है श्यान बल, उसे कहते हैं श्यान बल। तथा इस गुण को कहा जाता है श्यानता। इस गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बहना द्रवों का अभिलाक्षणिक गुण है। कुछ द्रव तेजी से बहते हैं, कुछ द्रव धीमे बहते हैं, अर्थात धीमे बहने वाले द्रव गाढ़े होते हैं, अर्थात द्रवों में द्रव विभिन्न परतों के रूप में गति करते हैं। सबसे निचली परत का वेग सबसे कम होता है और ये परत अपने से ऊपर जाने वाली परत के वेग को कम करती है। सिंपल है, इन परतों के मध्य स्पर्श रेखीय आकर्षण बल कार्य करता है, स्पर्श रेखी घर्षण बल कार्य करता है। इस बल को श्यान बल कहा जाता है और श्यान बल के कारण उत्पन्न गुण को कहा जाता है श्यानता। ठीक है, इसे कहते हैं श्यानता। और श्यानता को दर्शाते हैं ईटा से। श्यानता को हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। श्यानता गुणांक भी कहा जाता है। इसका मात्रक होता है पॉइजन, पॉइजुली और पॉइजन। ठीक है, पॉइस भी कहते हैं इसको, पॉइस, इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता का मात्रक क्या होगा? पॉइस। चूंकि पॉइजोली नामक वैज्ञानिक ने इस पर काफी थीसिस, काफी काम किया था, इस पर कॉन्सेप्ट लिखा था, श्यानता गुणांक का मान बताया था। और जल के लिए, द्रवों के लिए, प्रत्येक द्रव के लिए इनका मान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और ये श्यानता भी ताप के साथ क्या होती है? प्रभावित होती है। ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है, ताप घटने पर श्यानता बढ़ती है। हम जानते हैं किसी द्रव को गर्म करो तो पतला होता है। जैसे तेल ही को देखो, जब हम तेल कढ़ैया में लेते हैं तो ऐसा लगता है कुछ कम हो गया, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो ऐसा लगता है तो कुछ ज़्यादा हो गया। हमारी जो क्वांटिटी थी वो कम ज़्यादा हो जाती है गर्म के साथ साथ। तो प्रसार के कारण श्यानता क्या होगा? घटेगा। तो ध्यान रहे, विस्कोसिटी या श्यानता द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है। यदि द्रव है तो उसमें श्यानता होगी ही।
है ना। और ये एक्चुअली बहने से संबंधित है ना, बहने से यानी फ्लो से रिलेटेड है। और कुछ द्रव तेज बहते हैं, कुछ द्रव स्लो बहते हैं, और उससे रिलेटेड बल जो कार्य करता है वो श्यान बल कहलाता है। यह गुण श्यानता कहलाता है, और इसे ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, वाइज होता है। ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होगी, घटेगी। ठीक, इस प्रकार के द्रवों से संबंधित गुण हो गए वाष्प दाब, प्रस्थना और श्यानता, ये प्रमुख है। क्वथनांक हम जानते हैं किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक मतलब द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम हिमांक को परिभाषित कर सकते हैं। द्रव तथा उसकी ठोस अवस्था, द्रव तथा उसकी ठोस अवस्था मतलब जल और बर्फ का के वाष्प दाब जिस ताप पर समान हो, उस ताप को कहा जाता है हिमांक। तो वह ताप जिस पर द्रव और उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब बराबर होते हैं, उस ताप को कहा जाता है हिमांक। तो इस प्रकार छोटी छोटी परिभाषाएं हमें पूछी जाती है। तो इस द्रव की अवस्थाओं में इस विषय वस्तु के अंतर्गत हमने गैसों के द्रवीकरण को समझाने के लिए क्या बताया कि गैसों का द्रवीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेम्परेचर, और उसी टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को हम क्रांतिक ताप के आधार पर समझाया। और क्रांतिक ताप को समझाने के लिए एंड्रूस का समतापी वक्र का उपयोग किया। उसके बाद हमने क्रांतिक दाब देखा, क्रांतिक आयतन देखा, इन सब की परिभाषाएं। CO2 के लिए इनके निश्चित मान हुए 31.1, 8.4 और 94 सेंटीमीटर पर मोल, ये इनके मापदंड ये थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो गैसों का द्रवीकरण है जो थॉम्सन प्रभाव पर आधारित कुछ विधियां थी, जिसमें लिंडे विधि, क्लाडे विधि, ये दोनों विधियों का नामांकित चित्र और उनके अपने सिद्धांत जो थॉम्सन प्रभाव का ही है, सिद्धांत क्रांतिक ताप वाला ही है, सिद्धांत क्रांतिक दाब वाला ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है उसमें। ठीक, और उसके बाद हमने देखा द्रवावस्था के द्रव के कुछ प्रमुख अभिलाक्षणी गुण, जिसमें वाष्प दाब की परिभाषा, उसका मात्रक, प्रस्थनांक की परिभाषा, उसका मात्रक, और श्यानता की परिभाषा और उसका मात्रक, और ये सभी प्रश्न आते हैं। ठीक, अच्छे प्रश्न है, इस पे सारे नंबर लिए जा सकते हैं, कहीं कोई कटने की गुंजाइश नहीं होती बेटा। तो हमको बहुत अच्छे से कंसिस्ट होकर बहुत ध्यान से इनको तैयार करना है। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। ओके।